नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार बनते ही जो हमारे राजकोष की खराब हालत है, उसमें कुछ सुधार करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए थे। उसी में था एक वाटर सेस, जितने भी हमारे यहाँ पे 173 के करीब हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक वाटर सेस का एक बिल पास किया गया और बिल को लागू कर दिया गया। हालाँकि विरोध हुआ, पंजाब, हरियाणा ने विरोध किया और दिल्ली से भी भारत सरकार ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया कि ये जो वाटर सेस आपने लगाया है, ये असंवैधानिक है, ये नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी राज्यपाल ने 25 अप्रैल को इस बिल को अनुमति दे दी और ये बिल लागू हो गया। और अब जुलाई से लेके अब तक का जो वाटर सेस है, उसके बिल बोर्ड ने जारी कर दिए, कमीशन ने। लेकिन कोई भी प्राइवेट जो विद्युत उत्पादक है वो ये वाटर सेस देने को तैयार नहीं है। जबकि अभी तक सिर्फ सरकारी कंपनियां हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन और जो बिजली बोर्ड के अधीन परियोजना है उन्होंने 25 करोड़ के करीब वाटर सेस जमा कराया है। कहीं ना कहीं ये योजना सफल होगी कि नहीं होगी, कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और भारत जो मुख्य हमारे हैं बीबीएमबी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, वो सारे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको पत्र लिखा कि आप नहीं देंगे और कानूनी रास्ता अख्तियार करें। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजेश शर्मा जी हैं जो निजी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्यार सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि लगभग 112 माइक्रो हाइडल हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं, लंबा समय लग जाता है उनकी किसी प्रोजेक्ट को तैयार होने में। और जैसा कि आप ने ये भी कहा है कि हम लोग नहीं दे पाएँगे क्योंकि हम लोगों की क्षमता नहीं है, बैंक्स का लोन अभी तक है और ये सरकार ने अचानक लगाया हुआ है, ये हम नहीं दे पाएँगे। तो इसके क्या कारण हैं राजेश जी? देखिए, जहाँ तक वाटर सेस का मसला है, ये हमारे जो एग्रीमेंट है वो 40 साल के लिए बिजली बोर्ड के जी, साथ बिजली बेचने के हुए हैं। और दूसरे जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुए हैं उसमें जब हमने एग्रीमेंट किए थे गवर्नमेंट के साथ, तो वाटर सेस का कहीं भी प्रावधान नहीं था। तो जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को कंसीव किया, जो अभी तक लग चुके हैं प्रोजेक्ट, उसमें टैक्स ये टैक्सेस नहीं लग रहे थे। तो उस हिसाब से जो रिटर्न ऑन इक्विटी इंश्योर करता है रेगुलेटर किसी भी इसमें टैरिफ में, या टैरिफ जो बेचा जाता है आउटसाइड हिमाचल प्रदेश, वो 17% प्री टैक्स किया जाता है। 17% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12% फ्री रॉयल्टी के साथ। यानी जी, जो फ्री रॉयल्टी है वो 12% है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में फ्री रॉयल्टी है वो 12, 18, 30% अभी तक थी, जो कि अब और बढ़ा दी गई है। 12, 18, 30% में सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी, जबकि लेवलाइज्ड 22% बैठती है। तो रिटर्न ऑन जी, इक्विटी 17% कैसे होगी? यानी आप पैसा तो दे रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं 12% इसमें, और ले रहे हैं उसमें 22%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाती इंश्योर 17%। और रेगुलेटर उस चीज को मानते ही नहीं है। हमने बहुत बार रेगुलेटर के साथ बात की। हमारा हिमाचल प्रदेश का रेगुलेटर अनरीजनेबल तरह से टैरिफ को कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं हो पा रहे हैं। जी, जी, अब रहता क्या है कि जो हमारा सीआरसी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट कंसीव होते हैं, जो प्रोजेक्ट लगते हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट लगने की डेट होती है उसके हिसाब से टैरिफ भी दिया जाता है। अब टैरिफ को डिटरमिन करते हैं 5 साल के लिए या 3 साल के लिए इकट्ठा। तो 3 साल जी, में जो आपका दरें बढ़ती है, ये बढ़ती है, वो अकाउंट फॉर नहीं होती टैरिफ में। तो अभी तक के जो प्रोजेक्ट पिछले लगे हैं वो हमारे 40 साल के लिए फिक्स रेट पर बंधे हुए हैं बिजली बोर्ड को पावर देने के लिए। अब उसमें जी, सडनली आप कोई टैक्स लगा दोगे तो डेवलपर कहां से देगा? वो उसकी जेब से जाएगा। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई जो आपने पैसा लगा उसमें 17% आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देंगे ऑन जी, सर्टन सर्टन टैक्सेस, और आज की डेट में आप टैक्स लगा देते हो और ऊपर से, जिसका इम्पैक्ट जो है लगभग 43% आ रहा है। हम जी, लोगों ने कैलकुलेट किया है। और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है
उसमें जो आपका वाटर सेस का इम्पैक्ट आ रहा है, अगर उसको सारा फ्री पावर के साथ मिला दिया जाए तो 43% आ जाता, तो 43% तो गवर्नमेंट को चला गया, बाकी क्या बचेगा उसको? उसको तो जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे डेवलपर को। तो इसलिए ये हम लोग इसकी स्थिति में देने की स्थिति में नहीं है। जो लोग पावर बिजली बोर्ड को बेच रहे हैं, बिजली बोर्ड को जो फायदा हो रहा है, 12,000 करोड़ रुपया तो बिजली बोर्ड ने उससे कमाया, जो बिजली हमने 600-700 मेगावाट बिजली बोर्ड को दी है कम दरों पर। तो अब वो भी कमाई बिजली बोर्ड की, और ऊपर से फ्री पावर की कमाई अलग से सरकार को, और ऊपर से वाटर सेस लगा दो, तो ये प्रोजेक्ट तो सारे बंद हो गए। 10 महीने हो गए, ना तो कोई नया इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ है, ना ही प्रोजेक्ट लग पा रहे हैं। सारे डेवलपर्स ने पीछे हट गए और प्रोजेक्ट खड़े खड़े हो गए। स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो कहां से? अभी हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे प्रोजेक्ट जो बंदे पड़े हुए हैं, जिसके पीपीए 134 मेगावाट के पीपीए हो रखे हैं पहले और वो कमीशन नहीं हुए हैं, उसके पीपीए खोल दे सरकार तो वो प्रोजेक्ट लग पाएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट लग पाते हैं तो 78 करोड़ रुपया तो सरकार को जीएसटी का आ जाना है 1 साल के अंदर। अब ये जो वाटर सेस भी लगा है, इसका भी 78 करोड़ रुपया आएगा, मतलब स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो 112 प्रोजेक्ट है, और होगा ये कि 112 प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। तो ये रैशनलाइज नहीं है। देखिए, इसमें बड़ा सोचने वाली सरकार को बड़ा सोचना चाहिए कि भाई जो प्रोजेक्ट के साथ हमारा बंधा हुआ रेट है, जिस बंधे हुए रेट पर हमारे को पावर दे रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लग सकता है? ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो वैसे भी कोई गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती है, ये तो वैसे ही चैलेंजेबल है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार से हमने बात भी की है, बातचीत भी की है, कब ये समझौता होगा, कब हमारा इसमें ये आप आगे इस चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कि अगर प्रोजेक्ट लगने के क्या फायदे हैं, प्रोजेक्ट ना लगने के क्या फायदे हैं। तो ये आप चर्चा जब आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको इसके सारे बातें बताएंगे। ठीक जी। जी प्रेम जी, कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाया गया है, अगर जो भागीदार हैं, जो निवेशक हैं, उन सब इससे सलाह लेके मशवरा करके ये कदम उठाया जाता तो आज दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अब देखो, कमीशन भी बना दिया गया है, मेंबर भी लगा दिए गए हैं, खर्चा एक बहुत बड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उनका अलग से ऑफिस सेटअप हो गया है, स्टाफ हो गया है, चेयरमैन लग गए हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें आ क्या रहा है? देखिए, 173 में से सिर्फ बिजली बोर्ड और पावर कारपोरेशन के प्रोजेक्टों ने दिया है वाटर सेस, जबकि वो पैसा गवर्नमेंट का ही है। जो गवर्नमेंट का मुनाफा आना था वही मुनाफे में से गया है कहीं ना कहीं। और एक बड़े आंकड़े जो दिए गए, 3800 करोड़ आ जाएगा, 4000 करोड़ आ जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिकारियों ने भी गुमराह करने की सरकार को कोशिश की है। क्योंकि अगर निवेशकों के साथ मिलकर इस योजना को तय करते तो आज ये स्थिति ना आती कि कुछ लोग हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, कुछ लोग वैसे देने को तैयार नहीं है, कुछ सरेंडर करने को तैयार है, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, जैसा कि राजेश जी ने बताया, वो सब एकदम से ठप पड़ गए हैं। इससे भी सरकार का काफी नुकसान हो रहा है। जी प्रेम जी। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये हिमाचल प्रदेश को पहला राज्य नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करूं कि ये वाटर सेस जो है JNK में लिया जा रहा है, उत्तराखंड में लिया जा रहा है, सिक्किम में लिया जा रहा है। तो ये कहना सही नहीं है कि सरकार को इस तरह का वाटर सेस जो है वो टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहले अन्य 3 राज्यों में ऑलरेडी जो है वो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का अगर आप इसको देखें, आप अर्थव्यवस्था को देखें, तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, जिनमें हमारी नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं, टूरिज्म के एंगल से पेड़ हैं जिनको आप काट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो बहुत थोड़ा सा कोई ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, वहां से भी कुछ आता है। तो ये देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी बात तो सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि जो अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की चौपट हो चुकी है, किस तरीके से प्रदेश की आर्थिक को मजबूत किया जाए। ये जो कमीशन, वाटर सेस कमीशन बना है, जो हमारे राजेश जी ने मुद्दे रखे हैं, मैं इनकी बातों को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो वाटर सेस कमीशन बना है उसका मकसद सिर्फ पैसे की उगाही करना नहीं है। वाटर सेस कमीशन जो है
जिन लोगों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जो कंपनी जिसमें काम कर रही है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करना भी है। तो अगर कहीं कोई परेशानी इनकी है, कोई इश्यूज इनके हैं, तो निश्चित तौर पर उन इश्यूज को ये उस कमीशन के सामने टेकअप कर सकते हैं। उसमें कई तरह की नेगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन जहां तक ये सवाल है कि वाटर सेस गलत लगा, सरकार को इसका अधिकार नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो अन्य राज्यों में लागू नहीं होता। दरअसल में समस्या कहाँ से पैदा हुई, ये जब वाटर सेस लगाने का फैसला सरकार ने किया और केंद्र सरकार की तरफ से जो चिट्ठी स्टेट्स को जारी कर दी गई कि वाटर सेस ना दें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, एसजेवीएन है, एनटीपीसी है, बीबीएमबी है, हालांकि ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारे उत्तराखंड में, जेएंडके में, सिक्किम में ये वाटर सेस दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया, केंद्र की तरफ से, पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक चिट्ठी आ जाती है कि वाटर सेस नहीं देंगे जब तक कोई कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये भेदभाव भरा पूर्ण लेटर जो है वो जारी ना किया जाता। तो वहां से एक तरह से जो कंपनीज हैं पावर प्रोजेक्ट्स वाली, उनको एक तरह से प्रवोक किया गया, उनको एक तरह से इनकार किया गया कि वो वाटर सेस ना दें। तो वहां से मैं समझता हूँ ये समस्या जो है वो पैदा हुई है। जो कोई इंडस्ट्री हिमाचल में लगती है, कोई पावर प्रोजेक्ट हिमाचल में लगता है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा हिमाचल प्रदेश को भी हो, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी उसका लाभ हो, ये सुनिश्चित करना तो सरकार का काम है ही, और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। मैं फिर कहूंगा कि अगर जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी दिक्कत हो सकती है, जो बहुत छोटे छोटे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, तो वो हमारा जो कमीशन है उसमें इन मुद्दों को रखें, इश्यूज को रखें, कहीं ना कहीं कोई चर्चा करने के बाद कोई उसमें नतीजा निकल सकता है। लेकिन और क्योंकि अब तो मामला हाई कोर्ट पे भी है, तो देखिए हाई कोर्ट से इस मसले के ऊपर क्या निर्णय आता है, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू इस दिशा में देखने वाला है। हाई कोर्ट जो फैसला करेगा उसको सभी को मानना पड़ेगा, हम भी मानेंगे, सरकार भी मानेगी, और जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनीज हैं वो भी उसको मानने के लिए बाध्य होंगी। तो मैं समझता हूँ कि उसका भी इंतजार किया जाना चाहिए। बाकी बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले रहते ही हैं। मैं ये कहूंगा कि जो कमीशन है, उस कमीशन के सामने अगर कोई दिखते हैं, उनको निश्चित तौर पर आपको टेकअप करने का अधिकार है, और वहां से इसका हल भी निकल सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। जी प्यार जी, सवाल ये है कि केंद्र अगर पत्र नहीं लिखता तो ये विवाद खड़ा नहीं होता, जैसा कि प्रेम जी कह रहे हैं, क्योंकि वाटर सेस जो लगा है, फ्री पावर भी वो दे रहे हैं, वाटर सेस भी वो देंगे, तो लगभग राजेश जी की चिंता ये है कि 43% हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और हमारी जो रिटर्न है वो बहुत कम आ रही है, जबकि इतना पैसा लगता है कि माइक्रो हाइडल किसी को भी लगाना है या बड़ा हाइडल लगाना है। बड़ी कंपनियों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन छोटे पावर प्रोड्यूसर इससे आहत हो रहे हैं। और केंद्र ने पत्र तो लिखा है, ये अप्रैल में जो लिखा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उस पत्र पे ना तो कोई एक्शन लिया गया, कुछ नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर सेस लागू हो चुका था और पड़ोसी राज्यों की भी प्रेम जी ने बात की है। जी प्यार जी। सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो वाटर सेस लगाने का फैसला किया है, इसमें बहुत बड़ी खामी रख दी है। जिस प्रकार से सरकार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जनता से वायदे कर दिए, उसी प्रकार सत्ता में आने के बाद जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे लिए जिसमें सहमति नहीं बनाई गई, जिसका परिणाम आज यह समस्या है। अगर ये सभी वर्गों से, सभी हितधारकों से अगर बात करते तो आज ये समस्या ना होती। उत्तराखंड में, या जो उदाहरण भाई प्रेम जी ने दिया है, जम्मू में, सिक्किम में अगर कुछ लोग दे रहे हैं तो जरूर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने संतुलन बनाया होगा और कंपनियों के साथ विचार विमर्श किया होगा, तभी ये संभव हुआ होगा। मगर कोई भी असंवैधानिक कार्य, अगर केंद्रीय सरकार ने कुछ लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तो वो आवश्यक नहीं कि हिमाचल के लिए एक कानून बना होगा, वो सभी प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई, और निश्चित तौर पे सत्ता में बैठे लोग उसको कॉपी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अगर प्रदेश सरकार का जिस प्रकार का ये निर्णय है और उसके बाद उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या क्रिया ना करना, ये दर्शाता है कि आप कितने अक्षमता से कार्य कर रहे हैं। आपने इन लोगों की हितों को नहीं सोचेंगे तो प्रदेश में कौन आएगा, कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, यह चिंता भी करनी पड़ेगी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
और इन लोगों की अगर जो निवेशक हैं बाहर से आ रहे हैं, अगर हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन इस प्रदेश में निवेश करने के लिए आएगा। तो ये दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से अक्षम सिद्ध हो रही है। न्यायालय में जाने तक की नौबत आनी नहीं चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी तरह से जो हमारी संवेदनशीलता है सभी वर्गों के प्रति वो दिखा रहा है। प्रदेश सरकार को कोई भी सेस लगाना था, आप इन लोगों को बुलाते, खासकर सरकारी कंपनियां हो तो ठीक, आपकी बात है कि वो पैसा सरकार का ही था, मुनाफे में से कम हो गया, उन्होंने वहां दे दिया। मगर जो छोटा बिजली के संयंत्र लगा रहे हैं या बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 1 किलोवाट 2 किलो 1 मेगावाट 2 मेगावाट या छोटे प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में विशेष चिंता सरकार को करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं करी, जिसका परिणाम आज ये क्रैश है। और कंवर जी सबसे ज्यादा माइक्रो हाइडल सबसे ज्यादा लगाने वाले हिमाचली बोनाफाइड है, मैक्सिमम। बिल्कुल मैक्सिमम लोग हिमाचल के हैं जी। आप उन्हीं को हतोत्साहित कर देंगे तो बाहर के लोग कहाँ आएंगे। भाई राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं मुझे लगता है। जी राजेश, मेरा फिर से सरकार से निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि वो गंभीरता से इन लोगों की बात को सुने। कोर्ट में भी सारे मसले कोर्ट में जाने अच्छे नहीं है, प्रदेश के प्रगति के लिए ठीक नहीं है। हमारे को कुछ चीजें बाहर भी सेटल कर लेनी चाहिए ताकि हम प्रदेश को आगे ले जा सके। जी राजेश जी। सर, डॉक्टर साहब जो कौशल जी कह रहे थे कि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड ने लगाया है, J&K ने लगाया है और अपने सिक्किम में लगाया है। मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट में 15 साल के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं है, जबकि यहाँ पर रॉयल्टी मीन्स फ्री पावर, जो हमारी 12, 18, 30% यहाँ होती है, 15 साल के लिए 0 है। उसके साथ बाद 15 साल के बाद भी वो 15%, 40 साल के लिए 15% है। यहाँ पर जो है हमारी रॉयल्टी 12, 18, 30, यानी कि हम जो पावर सरकार को फ्री में दे रहे हैं वो 12 साल पहले साल से दे रहे हैं, और उसके बाद 12 साल के बाद 18% दे रहे हैं अगले 18 साल के लिए, और अंतिम 10 साल के लिए 30% दे रहे हैं। ये जानना बड़ा आवश्यक है कि अगर वहाँ पर सेस लगाया गया तो क्योंकि वहाँ पर कोई भी वाटर रॉयल्टी नहीं थी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, और जो J&K में है वहाँ भी 2% है और मैक्सिमम 6% है, और जो सिक्किम में है, सिक्किम में फ्लैट 12% है, वहाँ पर 12, 18, 30% नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट्स तो रॉयल्टी दे ही नहीं रहे हैं, उन्होंने तो वहाँ भी वो कोर्ट में गए हुए हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स के जो छोटे डेवलपर्स है, वो छोटे डेवलपर्स जो सेस दे रहे हैं, वो पहले क्या करता है, वाटर कमीशन उनको बिल देता है, वो बिल वो बिजली बोर्ड के पास जमा करते हैं, बिजली बोर्ड उनको पैसे देता है, वो वाटर सेस कमीशन के पास वापस जमा करते हैं। मीनिंग बाय कि जो बिजली बोर्ड है वो उसको बियर कर रहा है, बिजली बोर्ड ने वो पास थ्रू दे रखा है कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर को उसका पड़ता है, तो वो डेवलपर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। पहली बात ये जानने वाली है। जहां तक J&K की बात है, J&K में अभी नई पावर पॉलिसी आई है, उन्होंने उसको खत्म ही कर दिया, उसमें 0 कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंस देयर इज नो यूसेज ऑफ वाटर, सो वाटर सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द हाइड्रो जनरेशन। ये उन्होंने वहां नई पॉलिसी में लाया है। और जहां तक सिक्किम की बात है, सिक्किम ने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि ये जो वाटर सेस है जिस रेगुलेशन के तहत हमने लगाया, वो रेगुलेशन ही हमने खत्म कर दिया है। 2000 जब GST आया तब खत्म कर दिया, तो इसलिए ये सिक्किम में भी खत्म हो गया वाटर सेस। ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में भी अभी चलो हाई कोर्ट में क्या होगा। अब बात आती है सर ये बात कि क्या ये जो हम रिसोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज जनरेट क्या ज़्यादा टैक्सेस से ही हो सकता है कि ज़्यादा हमें ज़्यादा वॉल्यूम में काम करके भी हो सकता है? मेरा मानना है कि अगर हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाएं, प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ज़्यादा ये करें। मैं आपको इसकी ये थोड़ी सी ये देना चाहूँगा कि 2006 में हमारी पावर पॉलिसी बनी। 2006 में बहुत सारे प्रोजेक्ट अलॉट हुए और बहुत सारे लगने भी शुरू हो गए। 2008 में सडनली बीजेपी गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट लाई। 2006 से पहले जो है पावर पॉलिसी में, जो वीरभद्र सरकार के टाइम में आई थी, उस वक्त पावर पॉलिसी में जो फ्री पावर थी 2 मेगावाट तक 0 थी,
2 से 5 मेगावाट तक सिर्फ 6% थी और 5 मेगावाट से ऊपर 12% फ्लैट 40 साल के लिए थी। 2008 में जब देखा कि ये पावर बहुत ज्यादा बिक रही है तो बीजेपी गवर्नमेंट, धूमल सरकार आई, धूमल सरकार जी ने उस वक्त जो इम्प्लीमेंट किया, इसको पॉलिसी को चेंज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि सारी ही डिटेल हो गई। इन्होंने 12, 18, 30 किया। 2008 से लेकर 2018 तक मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 2014 में बना, हमने लड़ाई लड़ी और फिर ये 2014 के बाद हमने ये कहा कि ये जो 12, 18, 30 है इसके तहत ये प्रोजेक्ट नहीं लगने हैं। तो 2018 में हमने ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी, इसमें अमेंडमेंट करवाई और पहली 12 साल के लिए जो 12% रॉयल्टी वो डेफरमेंट की। ये जो आई आपकी नोटिफिकेशन थी, ये 2006 की नोटिफिकेशन से ये 2018 में नोटिफिकेशन हुई 15/5/2018 को। इसमें एक तो पहले हमने रॉयल्टी को डेफर करवाया 12% पहली 12 साल के लिए, और आगे के जो प्रोजेक्ट्स अलॉट होने थे उसमें 12% यूनिफॉर्म पावर करवाई थी 40 साल के लिए, मैंडेटरी परचेज करवाया था बिजली बोर्ड का, एग्जम्पशन करवाई थी ओपन एक्सेस में 25 मेगावाट तक की, और टैरिफ डिटर्मिनेशन सीओडी से करवाया था, सीओडी से, जब जो कि पहले नहीं था कि जब कमीशन होता प्रोजेक्ट उस दिन का टैरिफ मिलेगा। एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी जो 10 मेगावाट के थे वो इंडस्ट्री के लिए परमिट करवाए थे। 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्री अपने लिए लगा सकती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है, ये सारी जो डेफरमेंट हुई 2018 में, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे। और आप देखेंगे कि जो जीएसटी का कलेक्शन 2018 से लेकर 2023 तक का जो कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन हुआ फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, आप हैरान होंगे कि 662 मेगावाट जो टोटल पोटेंशियल था, इसमें से लगभग 300 पोटेंशियल इन 4 साल में लगा। क्यों लगा? इन्वेस्टर्स को ये लगा कि यार अब डेफरमेंट आ गया तो हमें ये फायदा होगा, 12 साल की पावर डेफर हो गई है, ये हो गया। लेकिन सरकार को जीएसटी में बहुत सारा पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली, प्रदेश में बहुत सारी ये नए प्रोजेक्ट्स आने से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई। तो ये सारी चीजें आप ये देखें कि ये सारी चीजें टैक्सेस बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें रियायतें देके, अभी जो 600 कुछ 800 मेगावाट लगने के लिए है, अगर रियायतें दो तो प्रोजेक्ट लगेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट लगेंगे तो ये जीएसटी में इतना कलेक्शन आ जाएगा जितना आपको ये वाटर सेस से नहीं आना है। तो ये तो वाटर सेस भी नहीं आना है ना जीएसटी आना है, दोनों चीजें हो जानी है जी। तो हमारा अनुरोध है कि जो ये 154 मेगावाट के प्रोजेक्ट जिनके पीपीए साइंड है वो लगने तो है नहीं। सरकार में अधिकारी बोल रहे हैं कि ये तो जी खुल नहीं सकते जी प्रोजेक्ट, ये तो जी ये है जी, ये तो लॉस हो जाएगा बिजली बोर्ड को। जो प्रोजेक्ट लगने ही नहीं उसका लॉस क्या है? क्या सरकार उन अधिकारियों को जिम्मेदार मानेगी, उन अधिकारियों को जो इन प्रोजेक्टों को इनके पीपीए नहीं खोले? जयराम सरकार में भी ये हुआ, पीपीए खोलने के लिए 2 बार एक कैबिनेट में लगा, नहीं खुले। अब भी एक सरकार बोलते खोले, अधिकारी बोलते नहीं खोले। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट बंदी पड़ी है ना, 1000, 2000, 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है स्टेट में। ऐसे ही 2008 से लेकर 2018 तक स्विस मोड आया, बोला जी हम तो बहुत सारा रेवेन्यू ले आएंगे जी, अपफ्रंट प्रीमियम ज्यादा दिया, सब कुछ सरकार। हम उस वक्त भी बोलते रहे कि ये 2018 तक आप देखिए करचम बांगटू से ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट थे, किन्नौर में प्रोजेक्ट थे, जो पांगी में प्रोजेक्ट ये दिए, टाटा को दिए थे, इसको दिए था, मोजरबियर को दिया था, आप सारे कैंसिल करने पड़े। ये 10 साल का जो नुकसान फ्री पावर का हुआ, जो ये कहे कि ज्यादा रेवेन्यू लेंगे, ज्यादा रेवेन्यू लेंगे, रॉयल्टी बढ़ा के ज्यादा आएगा, बताएं कौन जिम्मेदार है उसका? सरकार में बैठे हुए अधिकारी ना, और सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार। आज की डेट में सर हमारी विनम्र निवेदन है कि रॉयल्टी बढ़ाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि इन्वेस्टमेंट आने से रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमारी कृपा ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट लगाने हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सरकार से आपके माध्यम से डॉक्टर साहब ये अनुरोध करूंगा कि एक बार सुने, किसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट जो बंद हो गई है ये आए। एक भी प्रोजेक्ट, मैं तो हाइड्रो डेवलपर एसोसिएशन की हर चीज को देखता हूं,
एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए पड़े हैं वो भी लोग खड़े पड़े हैं कि अब क्या लगाएं कि नहीं लगाएं। इसमें मैं उदाहरण देता हूँ बहुत सारे इसमें, कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे जयराम सरकार में, उन्होंने वो बंद करके रख दिए। तो कौशल साहब, आपके माध्यम से हम सरकार को कौशल जी, हमारी पावर पॉलिसी में कहीं ना कहीं, क्योंकि अधिकारी ही इसका मंथन करते हैं, अधिकारी ही इसको बनाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई लैप्स है। क्योंकि निवेश सारा, जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ एकदम से रुक गया है, और जो माइक्रो हाइडल वाले हैं उनकी परेशानी लग गया है। रॉयल्टी के साथ वाटर सेस देना उनके लिए मुनासिब नहीं है। बड़े प्रोजेक्टों में हो सकता है, जो पड़ोसी राज्यों की बातें की, वहां पे भी डिफर है चीजें, क्योंकि हमारी हाइड्रो पॉलिसी बार बार बदलती है, और ये कई बार किसी को लाभ देने के लिए बदलती है, कई बार ऐसी बदलती है कि उसमें सैकड़ों का नुकसान हो जाता है, 2-4 का लाभ हो जाता है। उस चीज को पकड़ने की जरूरत है कौशल जी। जी देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी बनती है, किसी भी क्षेत्र में बनेगी तो उसमें अधिकारियों की भूमिका तो मुख्यतः रहती ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे राजेश जी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट रुक गया है, इन्वेस्टमेंट अलाउ करने का, इन्वेस्टमेंट होने का, तो स्टेट के जो इंटरेस्ट है उनकी कॉस्ट के ऊपर मानो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो मैं समझता हूँ उसका कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। प्रदेश के लिए सबसे पहले प्रदेश का हित है, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके हित को भी देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है कि जब आप किसी से लेने का प्रयास करते हैं, कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, तो जिससे आप ले रहे हैं वो खुशी से कभी नहीं देता है। मेरे से ही आप लेने की कोशिश करेंगे तो मैं भी खुशी से नहीं दूंगा। तो ये निश्चित तौर पर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कोई परेशानी समझ आ सकती है। उसके बारे में कोई बात मैं समझता हूँ कि करनी भी चाहिए, हो भी सकती है, लेकिन इस चीज को पूरी तरह से नकार देना, रिजेक्ट कर देना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है, उसमें कहीं कोई तरमीम करने की आवश्यकता है वो की जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मैंने कहा कि आप ये जो एसोसिएशन है या जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं वो वाटर सेस कमीशन के आगे अपनी जो बात है उसको रख सकते हैं और उसका हल वहां से निकल सकता है। और भाई प्यार चंद जी तो हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की समझ नहीं आती, ये स्टोन क्रशर्स जब बंद हुए तो स्टोन क्रशर्स वालों के साथ खड़े हो गए, अब ये वाटर सेस की बात है तो इन्वेस्टर्स के साथ खड़े हो गए। भाई आप हिमाचल के साथ भी कभी खड़े होंगे? हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का 5 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। 16 करोड़ से ज्यादा कर्जा आपने चुनाव लड़ने के लिए और चुनावी अपने वादे वो करने के लिए आपने लेके जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है उसको खोखला करके रख दिया। सरकार अगर उसमें उस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास कर रही है तो बजाय उसमें सहयोग करने के बजाय उसमें उसकी प्रशंसा, तो आपकी प्रशंसा की तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की ही नहीं जाती। लेकिन कम से कम एक गैर जरूरी जो आलोचना है उससे तो आपको बचना चाहिए। बीजेपी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में और दिमाग में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उनके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करती है। हिमाचल हित की जहां बात आती है उनको हिमाचल हित से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हित जो है उसकी चिंता रहती है। राजेश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके कुछ मसले जो हैं वो सही हो सकते हैं। आपकी बातों को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनसे मैं असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो छोटे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे लोगों की कोई दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने मुद्दों को जो है वो वाटर सेस कमीशन के आगे रखें। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है वो इन्वेस्टर्स का कदर करती है। आप लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो प्रदेश की तरक्की होगी, आर्थिकी भी मजबूत होगी। ये बात सही है, आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन अगर कोई मसला है तो उसमें मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वाटर सेस कमीशन जो है उसमें आप जरूर चर्चा करें, और ये जो कोई राजनीति करने वाले लोग बीच में प्रवोक करने वाली जो शक्तियां हैं इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, तब जाके मैं समझता हूँ कि मसलों का हल जो है निश्चित तौर पर निकलेगा। और सरकार का जो, देखिए, एक जो सरकार का प्रयास प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने का है वो तो रहेगा, उससे तो मैं समझता हूँ कि इसमें नए नए रास्ते, नए नए सोर्सेस, नए नए क्षेत्र जो हैं वो तलाश करने होंगे, तभी जाके हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत थोड़ा कर सकते हैं, तरक्की को भी आगे ले जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम है उनको भी तभी चला पाएंगे। हम अगर देते रहेंगे, लेंगे नहीं, तो उससे मैं समझता हूँ कि प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही एक मजबूरी प्रदेश सरकार की है। हमारी छोटी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है,
और रेवेन्यू जनरेट करने के जो क्षेत्र हैं बहुत कम हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ हमारी नदियां, पहाड़, जैसे कि मैंने कहा, जाहिर है ऐसी चीजें एक्सप्लोर तो करेगी सरकार, लेकिन हितधारकों से अगर मंथन किया जाता रहे कौशल जी, तो अच्छा होता है कि वो सफल हो जाती है वो चीज। अभी कहीं ना कहीं अड़ंगे इसमें लग चुके हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर या पीएसयू वाले पैसे जमा कराएंगे। कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे और ये लंबी चलेगी। चलिए प्यार जी, आप पे कुछ उंगली उठाई गई है, तो आप कृपया बोले। मुझे केवल इतना सा कहना है, भाई प्रेम जी ने कहा है कि हम राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई बंद करेंगे आप किसी काम को, चलते हुए काम को, तो हम राजनीति करेंगे और हम साथ में उनके खड़े ही मिलेंगे। ये तय है। भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ रखकर नहीं रह सकती, आंखें बंद करके नहीं रह सकती। आपने चलते हुए क्रैशर जिन्होंने परमिशनें ली थी, आपने उनको बंद किया है। उनसे भी टैक्सीज ही आने थे, उनसे भी सरकार की आय बढ़नी थी, मगर आपको उसकी चिंता नहीं है। दूसरे आप ये कह रहे हैं इनके साथ, सुनिए प्रेम जी जरा इनको जी। क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि ये भी हितधारक हैं। इससे हमारे प्रदेश के विश्वास में कहीं कमी आएगी, बाहर आएगी चाहे अंदर आएगी, हम उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रदेश की चिंता करना हमारा भी दायित्व है। सरकार तुगलकी फरमान जितने मर्जी जारी करे, मगर जनता के बीच में जनता की समस्याओं को विपक्ष के जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते रखना, सरकार के समक्ष रखना, अगर विरोध है तो ये करना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। जी राजेश जी, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी नोटिस सर्व हो रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो क्या रहेगी पावर प्रोड्यूसर की अगली? देखो सर, सबसे पहले तो क्या है डॉक्टर साहब के ये जो वाटर सेस के बिल दिए गए हैं अभी हमें, इसमें रैशनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर 1,41,000 का 1,41,00,000 का बिल दे दिया 5 महीने का वाटर सेस का जी। और एक 5 मेगावाट पर 19,36,000 का है। अब रैशनैलिटी कैसे? एक 5 मेगावाट 1,41,00,000 देगा, दूसरा 19 लाख देगा। ऐसे ही 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर किसी प्रोजेक्ट पर 42 लाख रुपए का वो दे दिया, बिल दे दिया जी। अब ये 42 लाख रुपए आप बताएं कैसे देख, अभी बैंकों की किस्तें नहीं पूरी हो पाई है लोगों की। अब ये जो रेगुलेटर ने अभी नया रेगुलेशन लाया 2023 से, इसमें अब इन्होंने डाला है कि स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स है इसका सेस जो है पास थ्रू होगा, यानी कि रिम्बर्स करेगा, बिजली बोर्ड रिम्बर्स करेगा। लेकिन ये क्या है कि ये आगे वाले प्रोजेक्टों के लिए कर दिया। 29CC एक नया प्रोविजन किया, रेगुलेशन में नया प्रोविजन किया, उसके तहत है कि जो आप बिल, जैसे उत्तराखंड में किया है कि जो आप बिल देंगे, जो आपको बिल देंगे, जो बिजली बोर्ड को बिजली बेच रहे हैं, उनको बिल जो वाटर सेस कमीशन देगा वो उसका पैसा जमा करेंगे, फिर बिजली बोर्ड उसको रिम्बर्स करेगा विद इन ए मंथ। अब अभी जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, बिजली बोर्ड हमारे जो पावर हम इनको बेच रहे हैं, जनरेशन जो करके दे रहे हैं, उसमें भी 4-4 महीने का डिफॉल्ट हो रहा है, उसको नहीं दे पा रहे। और इसी रेगुलेटर ने जो रेगुलेशन लाया, आगे वाला रेगुलेशन लाया, तो अगर ये डिफॉल्ट हो गया, इधर वाटर सेस का बिल आप जमा करेंगे अपने पैसे देके और बिजली बोर्ड उसको आप वापस नहीं करेगा, तो वो तो डबल डिफॉल्ट हो जाएगा। एक जनरेशन का पैसा भी नहीं आएगा, अपनी जेब से पैसा देगा वाटर सेस कमीशन को। और वाटर सेस कमीशन का सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत बड़ा पेनल्टी भी लगाई है कि पेनल्टी लगेगी अगर आप टाइम से जमा नहीं करवाते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। वो पेनल्टी पास थ्रू नहीं है, दैट इज नॉट पास थ्रू, कि अगर वो कोई पेनल्टी लग गई और आप जमा नहीं करवा पाते हैं तो वो आपको बिजली बोर्ड नहीं देगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। और अब हमारा तो आगे का यही है कि हम लोग को तो अभी तो कोर्ट में चला ही हुआ है, और दूसरा हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है, हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट बंद होते हैं बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट बंद होते हैं तो इससे प्रदेश की जो प्रगति में हमारा जो हम लोग क्या पावर जो है बहुत सस्ती देते हैं बिजली बोर्ड को, 2.5 रुपए से लेकर हमारी जो पावर बिजली बोर्ड को जा रही है वो 4 रुपए 4 पैसे तक। और इन एन एवरेज जो हमने इसको लेवलाइज किया है, लगभग 3 रुपए 25 पैसे के लगभग बिजली बोर्ड हमारे से बिजली खरीदता है। और अभी आजकल जो आगे बेची बिजली वो 7-7 रुपए भी बेची। तो अब सारी बिजली बोर्ड की जो कमाई हो रही है, या तो वहां से वाटर सेस ले ले, अब वाटर सेस भी हमसे ले और कमाई भी हमसे ही करे, वो सारी चीज, या तो हमारे पीपीए खोल दे जी,
हमें फ्री कर दे कि आप पावर कहीं भी बेच दो तो वाटर सेस की अलग बात है। अब हमारे जो रेट्स है वो बंधे पड़े हैं, हम नहीं बेच सकते, उससे ऊपर का नहीं बेच सकते। तो जो ये हमारी जो रेगुलेटेड पावर है उसमें कहीं भी वाटर सेस का प्रावधान नहीं। और दूसरा, जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुए पड़े हैं उन वक्त कोई भी उसमें जो ये अभी 800-900 मेगावाट की जो बात कर रहे हैं उसमें वाटर सेस का प्रोविजन नहीं था। और वाटर सेस का प्रोविजन नहीं था तो लोग लगाने आए थे, उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ केसेस बना दिए छोटे प्रोजेक्टों में। अब वाटर सेस सडनली आ गया। मान लीजिए कि आपको ओपन एक्सेस में भी बिजली बेचनी है तो जो आपको फ्री पावर देनी है उसके अलावा वाटर सेस देना पड़ेगा। क्या होगा कि बिजली की दरें बढ़ेगी, बिजली की दरें बढ़ेगी तो आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो बिजली की दरें, बिजली बिकेगी नहीं कहीं। इसलिए सर हमारा जो सीधा सा ये है कहना है कि अगर प्रोजेक्ट पर काम करना है, आगे काम होना है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये वाटर सेस कमीशन के पास जो इन्होंने पावर दिया हो, या तो ये पावर हो कि हाँ ठीक है जी कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं बन रहे, इनको माफ कर दिया जाता है, ये प्रोजेक्ट वाइबल बन रहे, इनके ऊपर लगा दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सारा कहने का मतलब ये है सर, बिल्कुल सरकार से आपके माध्यम से कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये रेगुलेटरी ये जो वाटर सेस कमीशन ने जो हमें बिल दिए है अब इन्हें रोक दिया जाए जब तक कि सरकार की तरफ से ये प्रावधान नहीं होता है कि हमें रिम्बर्स कैसे होगा, हमें वापस पैसा कैसे मिलेगा। एक नंबर 2, या तब तक रोक दिया जाए जब तक कि कोर्ट में मसला पड़ा हुआ है, जब तक कोर्ट इसमें डिसाइड नहीं करती है। कोर्ट डिसाइड करती है कि ये लगता है तो नेचुरली देना पड़ेगा तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। कहां से देना पड़ेगा ये भी है। अब रेगुलेटर ने जो पास थ्रू किया है वो आगे वाले प्रोजेक्टों के लिए पास थ्रू किया है, यानी रिम्बर्स के आगे वाले पीछे वाले प्रोजेक्टों के बारे में तो बात ही नहीं की है। और ये जो टैक्स लगा है ये रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया जी, सही मायने में ये रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वैसे ही कानूनी तौर पर वाजिब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो वाटर सेस टैक्स लगाया गया है उसको लेकर उसकी उगाही कैसे होगी, क्योंकि अभी कोई भी देने को तैयार नहीं है, मामला न्यायालय में है। जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो केंद्रीय पीएसयू यूनिट हैं, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, बीबीएमबी और पंजाब का शानन प्रोजेक्ट, वो तो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। लड़ाई कानूनी भी लड़ी जा रही है और अभी तक सिर्फ राज्य सरकार के अधीन जो कंपनी है उन्होंने ही थोड़ा सा पैसा जमा कराया है। तो ये देखा जा रहा था कि 1500-1600 करोड़ साल का सरकारी खजाने में आएगा, लेकिन ये दोहरा टैक्स बताया जा रहा है। पावर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि एक तो हम फ्री पावर दे रहे हैं और ऊपर से वाटर सेस भी देंगे तो हमारे वाइबल प्रोजेक्ट नहीं रह जाएंगे। और इसी कारण से अब लगभग 800 मेगावाट के जो और प्रोजेक्ट हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, निवेश भी कहीं ना कहीं रुक गया है। तो इस योजना को बनाने में, इस टैक्स को लगाने में कहीं अगर कोई खामी रही है तो सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर बैठक करके इसका रास्ता तलाश लेना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य के खजाने में ये चीज आती तो राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं कर्ज बहुत ज्यादा चल रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी और पावर प्रोड्यूसर का भी ख्याल रखना है और राज्य में निवेश आता रहे, रोजगार चलते रहे, उसका भी ध्यान रखना है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।